तो साथियों यहाँ पर आप फ्रूटिंग देख पाएंगे, काफ़ी बेहतरीन फ्रूटिंग है। अब इसकी हार्वेस्टिंग हो ही रही है, तो हम आप लोगों को 2-3 भट्टे तोड़ करके दिखाएंगे। ये देखिए किस तरह के साइज़ है और इसकी चमक और क्वालिटी देखिए, काफ़ी बेहतरीन है। कभी भी बैगन को एक्सेस खाद नहीं होना, कम भी नहीं होना और एक्सेस नहीं होना। मैग्नीशियम खाद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। हमारे छत्तीसगढ़ में तो 100 टन से ऊपर का रिकॉर्ड है। किसान ने 169 टन जगदलपुर ने एक किसान ने तोड़ा था प्रति एकड़। 25 से 30 स्क्वायर फीट जगह चाहिए एक पौधे को। तो अगर हमारा लाइन टू लाइन 8 फीट है तो उसको 3-3 फीट में लगाना चाहिए, और 10 फीट है तो 2 फीट से 2.5 फीट के बीच में लगाना चाहिए। नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज के हमारे इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्राफ्टेड बैगन की हमारे खेती के बारे में, कि ग्राफ्टेड बैगन की खेती हम किस तरह से कर सकते हैं। तो A to Z पूरी जानकारी बात करेंगे ग्राफ्टेड बैगन को खेती को लेकर के, और साथ ही इसमें बात करेंगे कि इसमें हम अच्छा उत्पादन किस तरह से ले पाते हैं। और ये चूँकि हमारी लागत भरी खेती है, तो ये हमारे किसान भाइयों को कितना उत्पादन दे करके जाती है, मार्केट रेट किस तरह से रहने वाला है, उन सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो वीडियो में आप जो है अंत तक बने रहें, इसमें आपको डिटेल जानकारी मिल पाएगी कि यदि आप ग्राफ्टेड बैगन की खेती करते हैं तो इसमें आपको कितना मुनाफा देखने को मिल जाता है। सबसे पहले मैं परिचय चाहूँगा सर, हमारे सामने दर्शकों को हमारा परिचय देंगे। मैं प्रशांत मारू जी, जिला राजनांदगांव और दुर्ग दोनों जगह खेती करता हूं, और पिछले 7 वर्षों से ग्राफ्टेड बैगन की खेती कर रहा हूं। जी। तो सर हम सबसे पहले चाहेंगे कि हमारे जो सामने दर्शक हैं उनको बताएंगे कि आपकी जो फार्मिंग में शुरुआत किस तरह से हुई और इसमें रुचि आपकी कैसे है, उसको थोड़ा सा बताएंगे सर। मैं नागपुर में पढ़ता था, तो हमारे मामा लोग और बाकी लोग यहाँ 50 सालों से, पिछले 50 सालों से खेती कर रहे हैं। जी, तो नागपुर आते जाते यहाँ रुकता था भिलाई में। उनकी खेती देख के मुझे भी ऐसा लगा कि मैं नौकरी करने से अच्छा खेती करूं, और जी। मैं खेती की तरफ डाइवर्ट हुआ कि चलो खेती भी एक अच्छा व्यवसाय है, उसको कर सकते हैं कमर्शियली, और जी। मैंने खेती का रुख किया। जी। तो कब से, मतलब कितने साल हो गए सर अभी आपको? मैं 1996 से लगभग खेती 96 कर से रहा हूँ। करते आ रहे। जी। जी, तो अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आप कितने एरिया में कर रहे हैं सर लगभग जो? मैं लगभग लीज और खुद की ज़मीन मिला के लगभग 70-80 एकड़ में कर रहा हूँ। जी। तो अभी सर हम बेसिकली आपके यहाँ पर ग्राफ्टेड जो प्लॉट है वहाँ पर है ग्राफ्टेड बैगन, तो कितने एरिया में लगा हुआ है आप ये जो है? ग्राफ्टेड अभी यहाँ पे 12 एकड़ में लगा हुआ है ग्राफ्टेड ब्रिंजल। हाँ। तो इसकी टीपी कब हुई थी सर लगभग जो है? टीपी 2 अगस्त को हुई थी। जी। और अभी इसमें पहली हार्वेस्टिंग कब देखने को पहली मिली? हार्वेस्टिंग 45 से 50 दिन के बाद दिख जाती है, वो चालू हो जाता है बैगन। मौसम अगर साथ दे तो 45 दिन में बैगन टूटना चालू हो जाता है। जी। तो सर का साथियों जैसे कि नर्सरी भी है, तो फिर वो तो नर्सरी खुद से तैयार किए हुए प्लांट जो है? नहीं, हम लोगों ने नर्सरी इस बार दूसरे से ली थी। हमारा ग्राफ्टेड का सेटअप तैयार नहीं हुआ था और हम लोग खुद ट्रेनिंग ली। अब हम लोग इस साल से चालू करेंगे, तब तक एक अच्छी नर्सरी वाले से ही लेते हैं, क्योंकि हम उतने ट्रेन और मास्टर नहीं थे ग्राफ्टेड बनाने में। अब हमने ट्रेनिंग ले ली, हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग होगी। अगले साल से हम लोग ग्राफ्टिंग का पौधा बनाएंगे और किसानों को भी देंगे और खुद के लिए भी बनाएंगे। जी। तो सर इसमें वैरायटी के बारे में बात करें थे, तो कौन सी वैरायटी है लोग? वैरायटी देखिए, ऊपर जो उसको बोलते हैं सायन बोलते हैं। जी। सायन जो है 212 नंबर है VNR का। रूस्टॉक है सोलाटो माने ST वैरायटी बोलते हैं उसको। वो इसलिए रहती है कि बैक्टीरियल विल्ट, नेमाटोड और कुछ हद तक फाइटोप्थोरा से टॉलरेंट रहता है। तो जो ज़मीन से, पुरानी ज़मीनों में खेती कर रहे हैं हम, तो उससे जो बीमारियां आती है वो पौधे को मरने नहीं देती, और उत्पादन भी बढ़ के आता है नॉर्मल सीडलिंग से। जी। तो सर अभी हम शुरुआत से बात करेंगे कि ज़मीन को किस तरह से तैयार किया है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आपने क्या रखा है, रोड टू रोड डिस्टेंस क्या रखा है, और नर्सरी जैसे कि हम लेकर के आते हैं तो उसको फिर लगाने समय हमको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? अच्छे से गहरी जोताई करके ऊंचा मादा बनाना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 8 से 10 फीट होनी चाहिए। एक ग्राफ्टेड बैगन को लगभग 25 से 30 स्क्वायर फीट जगह चाहिए एक पौधे को। तो अगर हमारा लाइन टू लाइन 8 फीट है तो उसको 3-3 फीट में लगाना चाहिए, और 10 फीट है तो 2 फीट से 2.5 फीट के बीच में लगाना चाहिए पौधे से दूरी। तो यहाँ पर जैसे कि हम बेड देख पा रहे हैं सर, तो बेड की चौड़ाई क्या रखी हुई है अपने, और हाइट क्या है इसकी? जो हाइट लगभग 1 फुट का मादा होना चाहिए। पानी का निकास अच्छे से होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी प्लाट में नहीं रहना चाहिए। और ग्राफ्टेड बैगन की रोपाई जून महीने से चालू करके, हमारे मौसम में जून महीने से चालू करके सितंबर महीने तक किसान अपने खेत में लगा सकता है। जी। तो उसको उत्पादन अच्छा आएगा। थोड़ा लेट सीजन लगाने से क्या होता है कि जो ग्राफ्टेड ब्रिंजल का मेन प्रॉब्लम है सूट एंड फ्रूट बोरर का, वो पहला इमरजेंस जो होता है जून जुलाई में होता है। जी। तब तक के वो कीड़ा, जब उसको बैगन का पौधा नहीं मिलता तो दूसरे कहीं चल जाता है, तो हमारे खेत में उसका इन्फेक्शन का स्पीड जो है वो स्लो रहता है। जी। तो थोड़ी लेट बुआई करने से ज़्यादा अच्छा रहता है, 15 जुलाई से 1 अगस्त के आसपास। मादे की चौड़ाई 3 फीट लगभग होनी चाहिए। अब नर्सरी की जैसे बात करें सर, नर्सरी हमारे किसान भाई लेकर के आ गए, तो उसकी जो
टीपी करते हैं हम तो क्या क्या चीज़ें खाद देते हैं, पानी किस तरह से देना चाहिए, तो उसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? ग्राफ्टेड विंगम जो बैगन में मैंने जो सोलाटो रूट स्टॉक बोला, वो जो एक जंगली टाइप की वैरायटी है, उसको शुरू में बेसल खाद बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। किसान को ये सड़ी हुई गोबर खाद के सिवाय कोई भी अंग्रेजी खाद हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश खाद डीएपी या एनपीके, ऐसा कोई भी खाद बेसल में नहीं देना चाहिए। जी। उसके बाद जब, क्योंकि उससे थोड़ा रूट को डैमेज होने की शिकायत आती है, जी। बाद में फिर किसान जब फूल फल में आ जाए पौधा तब देना चाहिए। बेसल में खाली गोबर की खाद दें, बाकी कुछ नहीं। जी। उसके बाद फिर टीपी के बाद जैसे हमारी हार्वेस्टिंग की बात करें सर, इसमें जो है कब हार्वेस्टिंग देखने को मिली हमको? पहली हार्वेस्टिंग जो पहली हार्वेस्टिंग 45 दिन के बाद चालू हुआ था मेरा लगभग। जी जी 16 या 17 अगस्त को, सितंबर को पहला तोड़ाई हुई थी। जी। तो सर यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो पत्तियों की कलर है अलग देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर कुछ हमारे पौधे खराब हो चुके हैं, तो इसका कारण क्या है हम जानना चाहेंगे। ये फाइटोप्थोरा के कारण मरा, हमारी लगाने में कुछ गलती हुई थी लेबर के द्वारा, जी। और हमसे ही गलती हुई मान के चलिए। तो उससे जो मिट्टी जो है बीमारी वाली, जी। वो जो जोड़ था रूट स्टॉक और सायन का, वहाँ जी। पे चिपक गया और वहाँ से ये विल्ट कर गया, पौधा मर गया, जी। है ना। तो ये लगाने की गलती, इसका विशेष ध्यान रखना है किसान भाइयों को कि ऐसा मत हो। अगर उनकी ज़मीन में कोई पुराना इतिहास है बैगन मरने का, जी। तो बहुत ध्यान करके लगाएं जी। और उसको ये कर। और जो आप कलर का पूछ रहे थे जी ना यहाँ पर। सर, हाँ। ये जो है, ये पौधा जिसकी नस हरी ग्रीन है, जी। ये सोलाटो है, जो रूट स्टॉक है, जिसका जड़ हमने लिया है वो ये है। और जिसका नस ये काला है या पर्पल बोल सकते हैं, जी। वो है, ये 212 का पौधा है। तो ये दोनों आते हैं सर पौधे? ये जब हम दोनों लगाते आते हैं। जी। किसान भाई लगाने के बाद ना उसको ऐसा करके, जो नीचे वाला जो जंगली पौधा का जो पौध बन रहा है, उसको तोड़ के निकालना पड़ता है बार बार। फिर एक बार एक हाइट लेने के बाद कम आते हैं। शुरुआत के दिनों में बहुत ज़्यादा नीचे से भी सोलाटो का पौधा बाहर आता है निकल के, तो उसकी शाखाएं को तोड़ना पड़ता है। जी। और जैसे आप बता रहे थे सर कि जैसे हम इसमें रोपाई करते हैं, तो फिर रोपाई करने के बाद ये पौधा है जो यहाँ से अगर जॉइंट है, तो उसको हम बांस से जो है, ये मान लीजिए छोटा सा लकड़ी हम रखे हुए हैं, तो उसमें हम इसको ऐसा करके सूतली के द्वारा बांध देना चाहिए कि पौधा सीधा खड़ा रहे। कहीं से भी ये जोड़ का जो हिस्सा है, जी, यहाँ पे अगर जोड़ है तो ये जोड़ का हिस्सा मिट्टी के संपर्क में ना है। मिट्टी के संपर्क में आने से मिट्टी में जो भी कीटाणु है वो इसमें लग के पौधे को गलन या मरने की शिकायत आ सकती है। इस तरह से समस्या है। बैगन का फ्रूट एंड सूट बोररी है जी, तो उसको नियंत्रित करने के लिए क्या विशेष ध्यान दे सकते हैं सर हम? उसको नियंत्रित करने के लिए किसान को ऐसी दवाइयाँ मारनी चाहिए जो अंडा, उसका जो एग लेइंग होता है उसको ख़राब करे, अंडा ख़राब हो जाए। आँख से देखना अंडा ये नहीं होता। और जिस दिन तापमान रात का जी 2 से 4 डिग्री अचानक बढ़ गया, जैसे रोज़ 30 डिग्री के आसपास चल रहा है और अचानक एक दिन 32 हो गया, जी जी, उसके दूसरे दिन अंडा नाशक, उस दिन एग लेइंग ज़्यादा होती है प्लाट में और कीट बाहर निकल के आता है, तो उस दिन, उसके दूसरे या तीसरे दिन किसान को कोई भी एक अच्छा अंडा नाशक स्प्रे करना चाहिए। उससे किसान को फ्रूट एंड सूट बोरर के कंट्रोल में बहुत आसानी होगी। जी। और सर अभी जैसे आगे हम बात करें, इसमें जो हमारा फ्रूट रॉट होता है, जो मेन अभी देखने को मिलता है फल आने के समय, उसको किस तरह से नियंत्रित उसके लिए कोई भी हल्का फुल्का पपुनाशक जिसमें साथ में जिंक हो, उसका स्प्रे करने से फ्रूट रॉट तो बच जाता है जी। और फल वही गलता है बैगन में ज़्यादा जो ज़मीन से छुआ हुआ हो या फिर उसमें तना छेदक लगा हो, वही बैगन खराब होता है, डायरेक्ट फ्रूट रॉट नहीं होता जी। और बड बोरर एक बड़ी बीमारी है। उसके लिए फिर कोई भी ऐसी दवाइयाँ जिससे 2 पंख वाले मच्छर मरते हों, वैसी दवाइयाँ छींटने से ये हो जाता है, जी, कंट्रोल हो जाता है जी। अब जैसे कि खाद में आपने काफ़ी अच्छी बात कही सर कि शुरुआत में बेसल में हमको जो केमिकल खाद नहीं देने हैं, फिर उसके बाद फिर आगे कौन कौन से खाद इसमें चलते हैं? देखिए, लगाने के तुरंत बाद हम लोग थोड़ा सा कोई भी फास्फोरस वाला खाद जैसे 1261 हो गया, 05234 हो गया, उसको 2-3 दिन देते हैं। उसके बाद NPK मिश्रित खाद ड्रिप्स के द्वारा देते हैं। उसके बाद NPK जो खाद होता है 1919 हो गया या 20-20-20 हो गया, इस टाइप का, वो 2 से 4 दिन देते हैं। उसके बाद जब हमारे यहाँ बैगन लगता है तो पानी का मौसम, बरसात का मौसम रहता है, फिर उसको कम से कम पानी देते हैं क्योंकि फिर पौधा अपने आप जड़ खोज बढ़ाए और ज़मीन में से खाली अपने ज़रूरत के हिसाब से पोषक तत्व खींच ले जी। उसके बाद जब फूल और फल में आता है बैगन, उसके बाद उसको मेजर खाद की रिक्वायरमेंट रहती है, तब उसके बाद हम लोग खाद चालू करते हैं। खास करके पहला जो छोटा बैगन दिखता है उसके बाद ही देते हैं। 16-8-24 खाद हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट और
मैग्नीशियम का खास ध्यान रखते हैं। हफ्ते में 1 से 2 बार मैग्नीशियम 2 से 5 किलो प्रति एकड़ देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट या नाइट्रेट जो मिल जाए। जी और 16-8-24 मतलब कि 4% 4 नाइट्रोजन, जी 2 फॉस्फोरस और 6 किलो पोटास, इतना इस रेशियो में हम लोग खाद देते हैं। जब छोटा बैगन रहता है तब प्रति एकड़ 1 किलो खाद देते हैं, और जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 किलो खाद प्रति एकड़ प्रतिदिन देते हैं। जी। तो सर इसमें हम जानना चाहेंगे कि इसमें जैसे कि हमारे उत्पादन है, जो फल हैं, कहाँ पर लगते हैं, किस तरह से लगते हैं, उस पर क्या खास ध्यान दिया जा सकता है? मैंने हर पत्ती के पहले, जी पत्ती आने के पहले नीचे में यहाँ पे फल लगता है, जी और 4 प्रकार के इसमें फूल होते हैं। जब तापमान अनुकूल नहीं होता तो तब ये एक ही फूल सेट होता है, और ये जो 3-4 फूल हैं ये ड्रॉप हो जाते हैं। जब ठंड बढ़ेगी तब इसमें भी फल आना चालू हो जाएगा। जी प्राकृतिक कारणों से ऐसा होता है। और दूसरा उत्पादन इसमें लगभग किसान अच्छे से खेती कर रहा है तो 30 से 40 टन आसानी से ले सकता है। हमारे छत्तीसगढ़ में तो 100 टन से ऊपर का रिकॉर्ड है। किसान ने 169 टन जगदलपुर ने एक किसान ने तोड़ा था प्रति एकड़। काफ़ी, हाँ काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे रायपुर भिलाई की अपेक्षा थोड़ा लंबे समय तक खेती होती है, क्योंकि गर्मियों में वहाँ का तापमान 40 डिग्री से ऊपर नहीं जाता, और हमारे यहाँ 40 डिग्री से ऊपर जाता है। तो यहाँ पे मार्च महीने के बाद फ्रूट सेटिंग, नेचुरल फ्रूट सेटिंग आनी बंद हो जाती है करके यहाँ पे जल्दी बैगन ख़त्म हो जाता है। और जगदलपुर का 8 महीना, 9 महीना, 12 महीना तक के उन लोग लगातार हार्वेस्ट करते हैं। जी। तो इस प्रोडक्शन में जैसे बात करें हम, जैसे 1 एकड़ का बात करें सर, जी। तो 1 एकड़ में इसमें हमारे कितने प्लांट्स आ जाते हैं लगभग? 1 एकड़ में 3000 के आसपास प्लांट आते हैं। 2700 से 3000 प्लांट लगाने चाहिए कायदे से। जी 2700 भी आदर्श है, थोड़ा ज़्यादा लगाना है तो 3000, उससे ज़्यादा पौधे मेरे ख्याल से नहीं लगाने जी। चाहिए। और सर इसमें प्रोडक्शन नहीं, पर प्लांट का प्राइस बात करें तो कितनी लागत आ जाती है इसमें पर प्लांट? नर्सरी वाले आजकल 11 रुपये प्रति पौधा चार्ज कर रहे हैं हम लोग को, जी, है ना। और उस हिसाब से एकड़ का 30,000 के रुपए के आसपास का खर्च इसमें खाली आ जाता है। नर्सरी का आता है। जी। और इसमें जैसे कि खाद दवाई जो है, क्योंकि थोड़ी सी लंबी चलती है हमारी फसल, जी और इसमें प्रोडक्शन इतना आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है सर, इसमें खाद तो बहुत लगता होगा। हाँ, जी। तो उसमें कितना खर्च आ जाता होगा? जैसे अगर बात खाद में लगभग मान के चलें कि लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये प्रति एकड़ खाद का लागत रहता है। करें? जी और दवाई भी 30-40 हज़ार रुपये का, डेढ़ नहीं। और बांस का खर्च और बांस वो का सब खर्च, लागत, वो सब करके जी। लगभग 2 लाख रुपये 2 खर्च, लाख इसमें खर्चा 2 लाख 2.5 लाख रुपये खर्चा आ जाता है। जी हार्वेस्टिंग का खर्चा आता है। उसके बाद मौसम खराब हो तो थोड़ा खर्च बढ़ जाता जी। है। हाँ, तो थोड़ी सी लागत भरी खेती है ये, लागत जैसे- भरी खेती है। हाँ। जी। और सर इसमें मार्केट प्राइस की बात करें, क्योंकि हम इसमें एक्चुअल पर एकड़ में कितना निकाल पाते हैं वो तो बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा रेट इस बार अच्छा देखने को मिल रहा अच्छा, है, पिछले साल हाँ, कम था जैसे हाँ। कि आपने बताया। जी, तो एवरेज रेट क्या देखने को मिल जाता है लगभग? जैसे 8 से 10 रुपये एवरेज आता है प्रति किलो का। जी तो जैसे किसान 30 टन हार्वेस्ट कर रहा है तो 30,000 गुनी 8, 2,40,000 रुपये। लेकिन 40 टन अगर हो जाता है जी तो 3,20,000 रुपये का हो गया। जी और किसान अपने अनुभव से और इससे लागत को कुछ कम कर सकता है। जैसे जैसे उसको अनुभव हो गया कि किस टाइम में वो कम से कम दवाई में बैगन निकाल सकता है, किस टाइम उसको मौसम ख़राब है तो थोड़ा ज़्यादा जी, मतलब दवाई का precaution प्रिकॉशन ले लेके। लेकर, हाँ जी। हाँ। और उत्पादन के बारे में बात करें सर, उत्पादन किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, या फिर क्या फैक्टर्स है जो उत्पादन में ध्यान दे सकते हैं किसान भाई? मौसम की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि मौसम तो हाँ, वो हाँ, रहता है। खुद से किसान भाई क्या वर्क कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं? खाद और दवाई का रेगुलर ध्यान रखें। जी और कभी भी बैगन को एक्सेस खाद नहीं होना, कम भी नहीं होना और एक्सेस नहीं होना। मैग्नीशियम खाद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, खासकर जी। ग्राफ्टेड बेंगल में बैगन में मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, जी तो उसको अच्छे से दें। और कम से कम कोशिश करें कि उनके यहाँ तनाछेदक और इसका प्रकोप आए तो उनका उत्पादन बिल्कुल अच्छा आएगा। जी और पानी भी ज़रूरत के हिसाब से दें उसको, और पानी का निकास बहुत अच्छा होना चाहिए बैगन की खेती में। जी मतलब वाटर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। जी। और जैसे इसमें हम हार्वेस्टिंग की बात करें सर, इसमें देखिए हार्वेस्टिंग हम जो है ले पा रहे हैं, इस तरह से हमको वो हार्वेस्टिंग देखने को मिल रही है। तो इसमें साइज़ क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है, या फिर इसमें अच्छा साइज़ कितना चला जाता है? मीडियम साइज़ का बैगन सबसे ज़्यादा डिमांड होता है। बहुत ओवर साइज़ भी डिमांड बैगन नहीं चलता, और बहुत छोटा हमारे बाज़ार में नहीं चलता। कोई जी। बैगन का ऐसा होता है कि हर
जिले के हिसाब से, हर स्टेट के हिसाब से अलग कलर और अलग डिमांड अलग मार्केट डिमांड अलग होती है। जी और ये बैगन ज़्यादातर भरते में और बाकी सब में भी काम आता है। जी और ये साइज़ आदर्श है, जी, ये जो size 100-150 ग्राम के आसपास की जो साइज़ है वो सबसे आदर्श है तोड़ने के लिए। जी उसके बाद ज़्यादा बड़ा करने का कोशिश करते हैं तो इसका कलर और चमक कम हो जाता है, तो मार्केट में रेट उसका कम हो जाता है। जी। अब इसमें जैसे देख पा रहे सर, यहाँ पर प्लांट में मैं आया तो सबसे बड़े मेरे मन सवाल आया कि हाइट थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, तो इसका कारण क्या है? इस बार बारिश का मौसम ज़्यादा था और जी। कुछ हमारे फूल ड्रॉप हो गए। ड्रॉप हो गए तो बैगन फले में उसका पूरा ध्यान पौधे का जो है वेजिटेटिव ग्रोथ में चला गया, इसीलिए जी। इसका हाइट ज़्यादा आ गया। नॉर्मली इस बैगन का हाइट होता है, लेकिन इसकी उम्र के हिसाब से इसका हाइट ज़्यादा है। जी जी। तो सर वीडियो के अंत में हम जानना चाहेंगे कि ये जो थोड़ी सी लागत भरी खेती है, तो यदि इसमें किसान भाई आना चाहते हैं तो उसमें किस तरह से बेनिफिट देखने को मिल सकता है, फायदे किस तरह से नहीं, हो सकते हैं? फायदा तो बहुत अच्छा है अगर समय से निकाल लें। और किसान मेन है इसमें समय। शुरू में जो बैगन, कुछ बैगन भी उनका बहुत अच्छे भाव में बिक गया तो वो लागत अपनी बाहर निकाल सकते हैं। जी और प्लाट की तैयारी अच्छे से करें तो भी उनको लाभ मिलेगा। प्लाट की तैयारी के ऊपर ही बैगन का खेती कैसा होगा किसान का, यह निर्भर करता है। जी ठीक है, धन्यवाद सर सारी जानकारियों के लिए। धन्यवाद भैया। तो साथियों, आपने वीडियो में पूरा देखा, हम अभी आपको हार्वेस्टिंग करके भी दिखाएंगे। ये देखिए, तो इस तरह की क्वालिटी के ग्राफ्टेड बैगन रहते हैं। ग्राफ्टेड बैगन का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। जिसके यहाँ जो बैगन होती भी नहीं, टमाटर नहीं होते, वहाँ पर इसकी खेती की जा सकती है। 1-2% आपको प्लांट मरे हुए दिख जाएंगे, लेकिन जिस तरह से आप पहले खेती कर ही नहीं पा रहे थे, यहाँ पर आप खेती भी कर पाएंगे और इस तरह की क्वालिटी के भी आप जो है बैगन निकाल पाएंगे। चूँकि ये थोड़ी सी लागत भरी खेती है, इसमें हमको पर्याप्त उत्पादन देखने को मिल जाता है। इससे पहले हमने वीडियो डाला हुआ था जिसमें हमने 80,000 किलो की बात रखी थी कि उत्पादन हमको इसमें 80,000 किलो देखने को मिल जाता है। लेकिन काफ़ी सारे किसान भाइयों के कमेंट आए थे कि इतना ज़्यादा उत्पादन कैसे। लेकिन ये जो है पूरा आपके तापमान के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपके एरिया में जो है वह क्लाइमेट जो है थोड़ा ठंडा रहता है, लंबे समय तक ठंडा चलता है, तो आप इसमें लंबे समय तक खेती ले पाते हैं। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की ही बात करें, छत्तीसगढ़ में यदि हम देखें, हमारे जगदलपुर एरिया, बस्तर एरिया है, वहाँ पर आप चौंक जाएंगे। 80,000 किलो से दुगना 1,60,000 केजी हमको उसमें प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो क्या आप यकीन करेंगे, तो किसान भाई ने इतना प्रोडक्शन भी लेकर के दिखाया है ग्राफ्टेड बैगन से। वहाँ ठंडा रहता है मौसम, थोड़े लंबी चलती है ठंडी, गर्मी उतना नहीं रहता, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो इस खेती के बारे में हमने पूरी जानकारी ली किसान भाई से कि किस तरह से उसमें खेती कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए, उसका हम जो है आंसर देने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जो वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।